जैन बच्चों, ज्ञान सागर के इस यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के जैव प्रक्रम के जीव विज्ञान में के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? शर्करा यानी होता है शुगर, इसका मात्रा कौन नियंत्रित करता है? इसके स्तर को नियंत्रित करता है इंसुलिन, है ना। क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह नामक रोग होता है, मधुमेह या शर्करा नामक रोग। ये सब रिलैक्सिंग जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये सब जो हार्मोन है, महिला हार्मोन होता है, मादा जनन हार्मोन होता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि बताइए शर्करा या मधुमेह का असर कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। चाहे वो सवाल आता है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह नामक रोग होता है। ठीक है, अगला सवाल है, आपका मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ऑप्शन नंबर बी। मुख्य गुहा में यानी मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। तो देखिए, इसको याद करने के लिए तरीका होता है, जिसमें सिन लगा रहता है, वो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है लाइपेज, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है एमाइलेज। ठीक है, अगला सवाल है आपका, मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब इसका कोई जरूरत नहीं है। अवशेष के रूप में कौन है? अपेंडिक्स है, ऑप्शन नंबर बी। 4 का ऑप्शन नंबर बी अपेंडिक्स हो जाएगा। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा है? अपेंडिक्स है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ जो होता है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है विसरण द्वारा, है ना। किस विधि द्वारा? विसरण के द्वारा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? संवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला ऊतक। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला ऊतक जाइलम भी होता है, फ्लोएम भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, जाइलम और फ्लोएम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है भोज्य पदार्थ, यानी कि भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। ठीक है, जो खनिज पदार्थ होता है, खनिज लवण के लिए परिवहन करता है जाइलम, चाहे जल का परिवहन करता है जाइलम। अब भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है फ्लोएम। अगला सवाल है कि मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है? यानी आरबीसी, लाल रक्त कोशिका किसको कहते हैं? आरबीसी। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, इसकी लाल रक्त कोशिका कहते हैं, चाहे लाल रक्त कणिका कहते हैं। इसका जीवन अवधि होता है 120 दिन। 120 दिन। आरबीसी का देखिए होता है, आरबीसी आखिर जमा कहाँ रहता है? आरबीसी का कब्रगाह किया जाता है प्लीहा को, स्प्लीन या प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहता है? स्प्लीन या प्लीहा। जिसमें आरबीसी का रहता है सब एकत्रित हो जाता है, जो मरने के बाद कहाँ स्थिर हो जाता है? आरबीसी या स्प्लीन या प्लीहा में। जिसे आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? स्प्लीन या प्लीहा। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अगला सवाल है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका यानी कि डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के जीवन अवधि कितनी होती है? डब्ल्यूबीसी के जीवन अवधि होते हैं 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन होता है, ठीक ना। इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक रहेगा, क्या होता है? रोग से मुक्त रहता है, मतलब उसमें रोग ज्यादा मात्रा में उत्पन्न नहीं होंगे। रोगों से कौन लड़ता है? डब्ल्यूबीसी। रोगों से कौन लड़ता है? डब्ल्यूबीसी। आरबीसी जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन कराता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा? आरबीसी। जबकि डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमारे रोग से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, यानी कि श्वसन से संबंधित है, फेफड़ा से संबंधित है? तो निमोनिया। निमोनिया इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उसके फेफड़े में जल की मात्रा जम जाता है, जो वायु कोष्ठक होता है उसमें जल की मात्राएं आने लगती है, तो कहते हैं निमोनिया। तो कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया। ठीक है, अगला सवाल है कि पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन जो होता है मुख्य होता है पत्तियों के द्वारा, लेकिन पत्ती, तना और जड़ तीन हो जाएगा, यानी इनमें से सब हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक यानी ऑक्सीजन का परिवहन कौन कराता है? आरबीसी। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन कराता है? आरबीसी। आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को हमारे संपूर्ण शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया नामक रोग। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से कहेगा, चाहे आयरन की कमी से कहेगा, चाहे रक्त की कमी से कहेगा, कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है,
मधुमेह नामक रोग आप लोग जान रहे हैं किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। पीलिया रोग, ये क्या होता है कि पीलिया रोग से बड़ी आंत क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। जिससे बिलीरुबिन की मात्रा अगर ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो पीलिया नामक रोग हो जाता है। डायरिया, छोटी आंत और बड़ी आंत अगर अच्छी तरह से कार्य नहीं करता है तो डायरिया नामक रोग हो जाता है, जिसे दस्त कहते हैं। इसका आंसर होगा एनीमिया। ठीक है, अगला सवाल है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है? तो हीमोग्लोबिन जो है मक्खी में नहीं बनता है, यही कारण इसका रंग लाल नहीं होता है। मक्खी के रक्त का रंग लाल नहीं होता है, किस कारण? हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है कि मानव हृदय घिरा होता है। तो मानव जो होता है, मानव का हृदय पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा होता है। मानव का हृदय किससे घिरा होता है? पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से घिरा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में जो भोजन होता है स्टार्च के रूप में जमा होता है। किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है। जो पौधे में जो भोजन के रूप में जो ग्लूकोज होता है वो किस रूप में बदल जाता है? स्टार्च के रूप में बन जाता है। वहीं किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है। अगला सवाल है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। मानव का जो हृदय है, मानव का जो हृदय है इसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक ना, कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऊपर वाला जो होता है अलिंद होता है। तो देखिए जो बाएं तरफ है कहेंगे बायां अलिंद, जो दाएं तरफ है दायां अलिंद। एक कहते हैं बायां अलिंद, बायां अलिंद, ये आपका है दायां अलिंद, दायां अलिंद। इसको कहते हैं बायां निलय, बायां निलय। इसको कहते हैं दायां निलय, दायां निलय। ठीक ना। मानव हृदय में कुल कितने चेंबर होते हैं, चाहे कोष्ठक होते हैं कहेगा तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। चाहे वेस्ट में कहेगा कितने होते हैं? 4। ऊपर वाला जो होता है अलिंद होता है, नीचे वाला नीले होता है। तो ऊपर वाला चौड़ा भाग होता है, नीचे वाला क्या होता है? नुकीला टाइप होता है। ठीक है, ऊपर वाला क्या होता है? चौड़ा भाग होता है। देखिए ऊपर वाला कहते हैं यहाँ पर बायां अलिंद दायां अलिंद, बायां नीले दायां नीले। तो हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर से जो रक्त आता है सबसे पहले आपको आता है दायां अलिंद में। कहाँ आता है? दायां अलिंद। दायां अलिंद से जाता है दायां नीले में। अब यहाँ से जाता है फेफड़ा में। फेफड़ा से रक्त का होता है शुद्ध होकर के आता है बायां अलिंद में। अब बायां अलिंद से आता है बायां नीले में। अब बायां नीले से पंप करता है तो संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है। तो आपको देखना है कि मानव हृदय में कितने कोष होता है? तो मानव हृदय में 4 कोष होते हैं। ठीक है, अब देखिए चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो फ्लोएम में पाई जाती है। चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। अगला सवाल देखते हैं, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहती है? दांत के सबसे ऊपरी परत को कहते हैं इनामेल। दांत के सबसे ऊपरी परत चाहे सबसे कठोर परत कौन कहलाता है? इनामेल कहलाता है। तो जो हमारा दांत होता है, दांत किसका बना होता है? डेंटाइन का बना होता है। ठीक ना, डेंटाइन के बाहरी परत का कहलाता है इनामेल कहलाता है। जो उजला जो चमकदार परत होता है क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। देखिए रक्त क्या है? रक्त एक तरल ऊतक है। रक्त कैसा ऊतक है? तरल ऊतक है। रक्त एक तरल ऊतक है, तो इसमें केवल ऊतक है तो ऊतक आंसर हो जाएगा। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त जो होता है प्रकृति में कैसा होता है? क्षारीय होता है ना, थोड़ा सा क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त कैसा ऊतक है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। अगला सवाल देखेंगे, कह रहे हैं कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस यकृत से स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। क्वेश्चन आता है कि पीत जमा कहाँ होता है? पीत जमा कहेगा तो पित्ताशय में जमा होता है। पीत निकलता कहाँ से, यानी कि स्रावित कहाँ से होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, पीत का जो पीएच मान होता है 7.7 होता है। पीत की भी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। पीत की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। पीत कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। पीत जमा कहाँ रहता है? पित्ताशय में। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी जो होता है प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया परजीवी कौन होता है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब देखिए जो बालू मक्खी होती है उसे काला जार नामक रोग होता है। लिस्मेनिया जो उसमें प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मलेरिया परजीवी में प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, अब देखिए अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण जो होता है अंतर्ग्रहण होता है। कैसा होता है? अंतर्ग्रहण होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतर्ग्रहण होता है।
अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ का मतलब होता है जो हमारे शरीर के लिए चाहे कि पौधे के लिए जरूरी नहीं है, वो कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। अब पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो गोंद है, टेनिन है, रेजिन है, इनमें से सभी हो जाएगा। सभी जो होता है उत्सर्जी पदार्थ यानी कि पौधों के लिए जरूरी नहीं है, पौधे इसे बाहर निकालना चाहते हैं। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका है? सबसे तेज हृदय धड़कन किसका है? चूहा का है। जो सबसे छोटा जीव होता है उसका हृदय का धड़कन का होता है तेज होता है, ठीक ना। छोटा जीव उसमें कौन है? चूहा है, जिसका हृदय धड़कन का होगा सबसे तेज होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सभी सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? नाइट्रोजनी पदार्थ का मतलब होता है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा रहे। तो जो अमोनिया होता है, अमोनिया में भी नाइट्रोजन की मात्रा होता है। यूरिक अम्ल, इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा है। यूरिया, इसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए अमोनिया जो होता है इसमें जो जलीय जीव जैसे मछली, उभयचर जीव जो होते हैं अमोनिया का उत्पादन करते हैं, अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। जो पक्षी हो गया, चाहे एविज वर्ग में जो भी जीव होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उसमें से यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। जो यूरिया जैसे मनुष्य हो गए, अन्य जीव जंतु हो गए, ठीक है, बड़े बड़े जो जीव जंतु रहते हैं उसमें से यूरिया का उत्सर्जन होता है। मछली में से इसका उत्सर्जन होता है अमोनिया के। यूरिक अम्ल जितना पक्षी रहता है उसमें से यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। जो पुरुष महिला चाहे कोई भी बड़े जीव जंतु होते हैं उसमें से किसका उत्सर्जन होता है? यूरिया का हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहे हैं कि सभी सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी अमोनिया हो जाएगा, यूरिक अम्ल हो जाएगा और यूरिया हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण केवल हर एक पौधों में होता है। किसमें होता है? हर एक पौधों में होता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र होते हैं? तो तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र होते हैं। कितने होते हैं? 10 जोड़े श्वास रंध्र होते हैं। अगला सवाल आपका है फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट पर परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट पर परिवहन होता है किस रूप में? तो सुक्रोज के रूप में होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट पर परिवहन होता है किस रूप में? तो सुक्रोज के रूप में, ठीक ना। देखिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। अगला सवाल है किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो जो वायवीय श्वसन होता है, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। अब देखिए कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वसा पर क्रिया कौन करता है? तो लाइपेज करता है। देखिए वसा कैसा होता है? चिपचिपा होता है, लसलसा होता है। तो याद रखना है लाइपेज, लाइपेज लसलसा यानी कि वसा। तो वसा का पाचन कौन करेगा? लाइपेज। पेप्सिन ट्रिप्सिन जो नाम सीन सीन लगा रहा है वो प्रोटीन का पाचन करेगा। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, ठीक है। तो देखिए ऑस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? ऑस्टोमेटा, ऑस्टोमेटा जो ना कहते हैं रंध्र, इसके खुलने और बंद होने की क्रिया कौन नियंत्रित करता है? द्वार कोशिकाएं। कौन? द्वार कोशिकाएं। अगला सवाल आपका है ग्रहणी किसका भाग है? तो देखिए ग्रहणी जेजुनम इलियम, ग्रहणी जेजुनम इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी जेजुनम इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। अब देखिए क्वेश्चन है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेटस के कारण होता है। प्लेटलेटस रक्त में जो मात्रा में जो पाया जाता है प्लेटलेटस, देखिए रक्त में दो भाग में होता है। एगो तरल होता है, तरल पदार्थ जो द्रव रूप में पाया जाता है जिसका नाम है प्लाज्मा, और जो ठोस रूप में पाए जाते हैं जो कहा जाता है रक्त कणिका, रक्त कणिका। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये होता है प्लेटलेटस, है ना। आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये रोगों से लड़ने में मदद करता है। इसमें क्या करता है? रक्त को थक्का बनाता है, ठीक ना। रक्त को थक्का बनाने वाला रुधिराणु कौन है? प्लेटलेटस है। अगर कहेगा कि प्रोटीन कहेगा तो प्रोटीन में इसमें आ जाता है फाइब्रिनोजन आ जाता है। कौन आ जाता है? फाइब्रिनोजन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया रक्त में उपस्थित प्लेटलेटस के कारण क्या होता है? रक्त में थक्का होता है। रक्त क्या होता है? थक्का। किसी कारण होता है? प्लेटलेटस के कारण। अब फाइब्रिनोजन क्या करता है? प्रोटीन अगर कहेगा, प्रोटीन कहेगा तो फाइब्रिनोजन हो जाएगा।
प्रोटीन में कहेगा तो फाइब्रिनोजन। प्रोटीन कौन हो जाएगा? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ये होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्वेश्चन आएगा कि कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाता है, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अगर विटामिन कहेगा तो विटामिन कहेगा तो हो जाएगा के। विटामिन कहेगा तो के। तत्व कहेगा चाहे धातु कहेगा तो तत्व या धातु रहेगा तो हो जाएगा कैल्शियम। तत्व या धातु रहेगा तो कैल्शियम। विटामिन कहेगा तो के। अगर रुधिराणु कहेगा तो कौन सा रुधिराणु? रुधिराणु चाहे रक्त कणिका कहेगा तो प्लेटलेटस हो जाएगा। प्लेटलेटस। ठीक है, इतना याद रखना है। और कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का नहीं बनने देता है, तो होता है हिपेरिन। ठीक है, कौन प्रोटीन को थक्का नहीं बनने देगा, सॉरी कौन सा रक्त को थक्का नहीं बनने देगा? हिपेरिन। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेटस का कारण क्या है? प्लेटलेटस का काम क्या है? रक्त को थक्का बनाना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन के अंतिम उत्पाद होता है CO2, H2O और ऊर्जा। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ठीक है, अगला सवाल है, अब देखिए श्वसन के अंतिम जो उत्पाद, श्वसन का जो ऊर्जा का जो निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में निर्माण होता है, जिसके कारण आपको क्या मिलता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? तो ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? नेफ्रॉन कहलाता है। क्वेश्चन है कि पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधे जो हरे होते हैं क्लोरोफिल के कारण होते हैं। किस कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होते हैं। अगला सवाल है कि मछलियां जो होता है किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं? तो मछली जो होता है गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। गिल्स या गलफड़। मछली किसके द्वारा श्वसन करती है? गिल्स या गलफड़ के द्वारा। मनुष्य किसके द्वारा श्वसन करता है? फेफड़ा के द्वारा। जो बड़े बड़े जो जीव जंतु है किसके द्वारा श्वसन करते हैं? फेफड़ा के द्वारा। जो स्तनपायी जीव जंतु है फेफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं। तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं किसके द्वारा श्वसन करते हैं? ट्रेकिया के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? ट्रेकिया के द्वारा। ठीक है, तो केंचुआ जो हो गया, चाहे जो मेढक हो गया, मेढक अगर युवा अवस्था में रहता है तो फेफड़ा सांस लेता है, छोटे छोटे रहेगा तो टेडपुल जो रहता है गिल सांस लेता है। और वही मेढक अगर जमीन के अंदर चला गया तो त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, इसका आंसर होगा गिल्स या गलफड़। अगला सवाल देखते हैं, तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या है? तो तिलचट्टा कीड़ा मकोड़ा के रूप में आता है। इसका श्वसन अंग क्या है? ट्रैकिया है। क्या है? ट्रैकिया। मनुष्य के कहेगा था फेफड़ा। अगर कहा जाएगा मछली के था गलफड़ या गिल्स। अगला सवाल है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है। क्यों? तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए। किसके लिए? तो क्लोरोफिल को घोलने के लिए। ठीक है, अगला सवाल है कि रुधिर रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रक्त स्राव माने कि रक्त के बहाव को रोकने में कौन मदद करता है? प्लेटलेटस। प्लेटलेटस क्या करता है? रक्त को थक्का बनाता है। प्लेटलेटस क्या करता है? रक्त को थक्का बनाता है। आरबीसी क्या करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? रोगों से लड़ने में मदद करता है। ठीक है, अगला सवाल है किस यंत्र का उपयोग रक्तदाब या रक्तचाप मापने में किया जाता है? रक्तचाप को मापने में अस्थिगमो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अस्थिगमो मैनोमीटर का। इसमें देखिए मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 बटा में 80 mmHg होता है। है ना, मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 बटा में 80 mmHg। एक कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, एक कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कितना है? 120। डायस्टोलिक प्रेशर 80। यानी जाने का स्पीड है 120, आने का स्पीड कितना है? 80। फिर कहते हैं सामान्य रक्तदाब। ठीक है, इस यंत्र द्वारा मापा जाता है अस्थिगमो मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है? तो हृदय से संपूर्ण शरीर में कौन पंप करता है? तो नीले पंप करता है। कौन? हृदय से। देखिए हृदय से संपूर्ण शरीर में कौन पंप करेगा? हृदय हो गया, हृदय से संपूर्ण शरीर में पंप करता है नीले द्वारा। और कौन सा नीले? बायां नीले। कौन सा नीले? बायां नीले। आंसर हो जाएगा नीले द्वारा। अगला सवाल है
कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। तो इसको कहते हैं इंग्लिश में अस्टोमेटा कहते हैं, ठीक है ना, अस्टोमेटा। अगला सवाल है कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा कहे चाहे ऊर्जा सिक्का कहे चाहे ऊर्जा की इकाई कहे, किसके द्वारा होता है? एटीपी, ठीक ना। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा चाहे ऊर्जा सिक्का किसको कहा जाता है? एटीपी को। एटीपी के पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सवाल पूछा हुआ था एटीपी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फास्फेट कितना होता है? तो 3 होता है, ट्राई माने 3 फास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। अगला सवाल है मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग, मानव आहार नल जिसमें भोजन जाता है, सबसे लंबा भाग कौन होता है? छोटी आंत होता है। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? छोटी आंत। तो जो शाकाहारी जीव होते हैं उसमें छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? बड़ी होती है। और जबकि जो मांसाहारी जीव होते हैं उसमें छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? बड़ी नहीं होती है, ठीक है ना। वो आकार के अनुसार, जैसे मान के लिए जो छोटा जीव रहेगा अगर वो शाकाहारी है तो उसमें छोटी आंत की लंबाई बड़ा होगा तो उसका आहार नल की लंबाई क्या हो जाएगा? बड़ हो जाएगा। और मांसाहारी में क्या हो जाएगा? छोटी आंत जब छोटा रहेगा तो आहार नल की लंबाई भी क्या हो जाएगा? छोटा होगा। ऐसे अगर कहा जाए कि मानव आहार नल में सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत है, ठीक है। अगला सवाल है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा होता है। हम सांस लेते हैं तो हवा कहाँ चला जाता है? ऑक्सीजन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है, आंतरिक रूप से श्वसन होता है। तो कौन सा प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है? तो श्वसन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगला सवाल है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों में पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है या रंध्रों में पाई जाती है। अगला सवाल है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप यानी हाई प्रेशर, ठीक ना। हाई प्रेशर कौन कहलाता है? हाइपर टेंशन। क्या कहलाता है? हाइपर टेंशन। अगर कहेगा निम्न रक्तचाप तो निम्न रक्तचाप की अवस्था को कहता है हाइपोटेंशन, ठीक ना। उच्च रक्त कहेगा तो हाइपर, हाइपर माने उच्च, निम्न कहेगा तो हाइपोटेंशन। उच्च रक्त का चाप पर रहता क्या हो जाएगा? हाइपर टेंशन। निम्न रक्तचाप कहेगा तो हाइपोटेंशन, ठीक है। अगला सवाल है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली होते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, ठीक है। अगला सवाल है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो कौन सी जो जीव प्रक्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो प्रकाश संश्लेषण हम लोग के लिए जरूरी नहीं है, वाष्प सर्जन हम लोग के जरूरी नहीं है, चलन जो होता है पेड़ पौधों के लिए जरूरी नहीं है, हम जरूरी नहीं कि एक जगह से दूसरी जगह चल भी करेगा, लेकिन श्वसन सभी के लिए जरूरी है। कैंसर का हो जाएगा श्वसन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि स्वपोषण होता है। तो स्वपोषण किसमें होता है? हरे पौधों में होता है। स्वपोषण की प्रक्रिया किसमें होती है? हरे पौधों में। तो स्वपोषण के लिए जरूरी क्या क्या है? CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अगला सवाल है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी सभी की जरूरत होती है, ठीक है। अगला सवाल है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा में जाइलम, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? जल के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? जल, यानी जल पहुंचाने का काम किसका है? जाइलम का है, ठीक है। भोजन पहुंचाने का काम किसका है? फ्लोएम का है। भोजन पहुंचाने का काम किसका है? फ्लोएम का। अगला सवाल है कि मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ब्रीक मैंने जो होता है किडनी, किडनी संबंधित किससे है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। किडनी किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। पोषण से आहार नाल, आहार नाल किससे संबंधित है? पोषण से। फेफड़ा किससे संबंधित है? तो श्वसन से। जो उतना जो रक्त कोशिकाएं हैं किससे संबंधित है? परिवहन से, ठीक है। उत्सर्जन से ब्रीक या किडनी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल के मतलब होता है सर्वदाता, सर्वदाता।
है ना। यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता के रूप में किसे जाना जाता है? ओ। ओ निगेटिव, ओ निगेटिव। सर्वदाता किसको कहा जाता है? ओ होता है रक्त समूह ओ, और ओ में भी कौन? निगेटिव। सर्वदाता एक होता है सर्वग्राही। देखिए सर्वग्राही, सर्वग्राही का मतलब होता है जो सबसे रक्त ले सकता है, तो होता है ए बी। ए बी में भी पूछेगा तो ए बी पॉजिटिव, ठीक ना, ठीक ना। सर्वदाता यानी जो सबको रक्त दान कर सकता है वो कौन होता है? ओ निगेटिव होता है। सर्वग्राही जो सबसे रक्त ले सकता है वो कहते हैं ए बी पॉजिटिव, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, तो प्रकुंचन दाब एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो 120 बटा में 80 एमएम होता है। 120 बटा में 80 एमएम। यही होता है मनुष्य का ब्लड प्रेशर, ठीक है। मनुष्य एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120 बटा में 80 एमएम होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं कि श्वसन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? तो श्वसन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? तो ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन की क्रिया द्वारा किसका निर्माण होगा? ऊर्जा का निर्माण होगा। अगला सवाल है कि श्वसन की क्रिया होती है, तो श्वसन की क्रिया किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन की क्रिया किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया का कहते हैं श्वासोच्छ्वास। सांस अंदर रहने की क्रिया कहते हैं अंतःश्वसन, जो कहा जाता है अंतःश्वसन। सांस अगर हम अंदर ले रहे हैं तो अंतःश्वसन, बाहर छोड़ रहे हैं तो निःश्वसन। सांस यदि अंदर की ओर ले रहे हैं तो अंतःश्वसन, बाहर की ओर छोड़ रहे हैं तो निःश्वसन। अगर दोनों प्रक्रिया एक साथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। सांस का अंदर लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। यदि सांस अंदर की ओर कर लेते हैं तो अंतःश्वसन, बाहर छोड़ते हैं तो निःश्वसन, और दोनों प्रक्रिया एक साथ करते हैं तो श्वासोच्छ्वास, ठीक है। अगला सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? जल। जल से क्या प्राप्त होता है? हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है कार्बोज, ठीक ना। क्या उत्पन्न होता है? कार्बोज। अगला सवाल है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जो होता है, मुख्य रूप से अवशोषित कर लेता है कौन? इलियम, है ना। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कौन करता है? इलियम, ठीक है। अगला सवाल है कि लार में कौन सा एंजाइम, ये भी सवाल आता है कि भोजन पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? भोजन का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत, छोटी आंत के कहाँ? इलियम में, ठीक है। और जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पूरा अवशोषण हो जाता है, यानी भोजन पूर्णतः पच जाता है कहाँ? इलियम में। इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी जेजुनम इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। अगला सवाल है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम किसके लिए संवाहक होता है? तो भोजन के लिए। पादप में फ्लोएम किसके लिए संवाहक होता है? मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसको पहुंचाता है? अब भोजन को पहुंचाता है। जबकि जल, जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। अगला सवाल है, वसा का पाचन करता है, तो वसा का पाचन कौन करेगा? लाइपेज। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। पेप्सिन ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अगला सवाल है कि रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? रक्त का रंग लाल किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का रंग लाल किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है, ठीक ना। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे शरीर में जो फेफड़ा में जो ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन को पकड़ करके सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन का होता है, और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मुख्य रूप से परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन लेकर के जाता है और लेकर के आता है। रक्त का रंग लाल किस कारण होगा? हीमोग्लोबिन के कारण होगा, याद रहेगा। और रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, जो कहा जाता है बोन मैरो, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न में से छोटी आंत का भाग कौन सा है? तो निम्न में छोटी आंत का कौन सा भाग है? तो ग्रहणी जेजुनम इलियम। ग्रहणी जेजुनम इलियम, इनमें से सभी, है ना। तो जो देखिए अमाशय से क्वेश्चन आता है कि अमाशय से छोटी आंत के किस भाग में भोजन आता है ना। तो अमाशय से छोटी आंत के किस भाग में आता है? तो ग्रहणी में आता है, ठीक ना। ग्रहणी में आता है, उसके बाद में जेजुनम तब इलियम में जाएगा, ठीक है।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्न में कौन सा एंजाइम अग्नाशय से नहीं निकलता है? तो अग्नाशय से कौन कौन निकलता है? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन निकलता है। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन निकलता है कौन? अग्नाशय से। अग्नाशय से पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता है। अग्नाशय से क्या निकलता है? पूर्ण पाचक एंजाइम किससे निकलता है? अग्नाशय से। उसका नाम है लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पेप्सिन हो जाएगा। पेप्सिन जो होता है एंजाइम अग्नाशय से नहीं निकलता है। पेप्सिन जो एंजाइम होता है अग्नाशय से नहीं निकलता है। पेप्सिन निकलता है अमाशय से। किससे निकलता है? अमाशय से। अमाशय की दीवारों से निकलता है कौन? पेप्सिन नामक एंजाइम। अब सुनिए ध्यान से, जो अग्नाशय होता है मनुष्य की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। अग्नाशय जो होता है बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों होता है। तो जो बाह्य स्रावी होते हैं जिससे हार्मोन निकलता है, जो बाह्य स्रावी होते हैं उससे एंजाइम निकलता है ना। एंजाइम जो होता है रक्त के संपर्क में नहीं रहता है, जबकि हार्मोन जो होता है रक्त के संपर्क में रहता है। तो हार्मोन किसके द्वारा निकलता है? तो हार्मोन जो निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा निकलता है, ठीक है ना। अग्नाशय जो हमारा जो ग्रंथि है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। इसे हार्मोन, इसे एंजाइम कौन कौन निकलेंगे? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। और जो इसमें से हार्मोन निकलता है वो बीटा हार्मोन निकलता है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा तब हार्मोन निकलता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि निम्न में से अमाशय का भाग कौन सा है? तो निम्न में से अमाशय का कौन सा भाग है? तो देखिए कार्डिएक, फूडिक और पाइलोरिक तीनों है, इनमें से सभी हो जाएगा। अमाशय कौन सा भाग? कार्डिएक, फूडिक और पाइलोरिक भाग। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला सवाल है कि ऑक्जिन है। तो ऑक्जिन क्या है? ऑक्जिन एक हार्मोन है। ऑक्जिन क्या है? एक हार्मोन है, पादप हार्मोन है। ऑक्जिन क्या है? एक पादप हार्मोन है, मतलब पेड़ पौधा में पाया जाने वाला हार्मोन। अगला सवाल है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की मृत जीवी होती है। कौन सी विधि होती है? मृत जीवी, मतलब कि मरे हुए जीव जंतुओं को भोजन करता है। अगला सवाल है कि रक्त में आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त में आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग। अगला सवाल है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है। उत्पाद किस में पाया जाता है? उत्पाद किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। उत्पाद के द्वारा ही अमीबा क्या करता है? अपना भोजन को पकड़ता है। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होता है, जल की जरूरत होता है, क्लोरोफिल की जरूरत होता है, जबकि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। हरे पौधों में पोषण की विधि होती है। तो हरे पौधों में पोषण की कौन सी विधि होती है? स्वपोषी होती है, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। देखिए खुला परिसंचरण का मतलब क्या होता है? खुला परिसंचरण जिसमें नसें नहीं पाई जाती है कहते हैं खुला परिसंचरण। जिसमें नसें पाई जाती है कहते हैं बंद परिसंचरण। तो हम लोगों में जो परिसंचरण होता है बंद परिसंचरण होता है, जिसमें हम नसें पाई जाती है, धमनी और शिरा जिसे कहते हैं। अब जो मनुष्य होता है, घोड़ा होता है, स्त्री, सब में क्या होता है? नसें पाई जाती है, जिसे कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है ना। तो हम लोगों में क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र होता है, जबकि कीड़े मकोड़ों में क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है, मतलब कि इसमें नसें नहीं पाई जाती। अगला सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है? मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? तो 0.03%, 0.03%। ऑक्सीजन की मात्रा होता है 21% होता है। ऑक्सीजन की मात्रा है कितना? 21%। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। अगला सवाल है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा जो होता है अपना भोजन उत्पाद के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा? उत्पाद के द्वारा। अगला सवाल देखिए, उत्पाद कौन कहलाता है? अमीबा इस प्रकार से आकृति बनाता है, तो जो इसमें ये वाला जो भाग है कहते हैं उत्पाद कहते हैं। भोजन देख करके क्या होता है? ये वाला एक दूसरे से जुड़ जाता है, क्या कहा जाएगा? उत्पाद। ये वाला जो है एक दूसरे से जुड़ जाता है, क्या कहते हैं? उत्पाद। अगला सवाल है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग, प्रमुख उत्सर्जी मतलब कि सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क है।
ब्रीक, किडनी, गुर्दा एक एक कहा जाता है। ब्रीक कहिए चाहे किडनी कहिए चाहे गुर्दा कहिए, तीनों का है एक ही है। अगला सवाल है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। पौधों में जो जल का परिवहन होता है नीचे से ऊपर की ओर होता है। कहां से होता है? नीचे से ऊपर की ओर। नीचे की ओर कर रहा है ऊपर की ओर। क्या होता है? ऊपर की ओर। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण क्या होता है? ऊपर की ओर होता है। ठीक है। जबकि भोजन का परिवहन जो फ्लोएम करता है नीचे से ऊपर भी ले जाता है और ऊपर से नीचे भी ले जाता है। ठीक ना, नीचे और ऊपर दोनों दिशाओं में होता है। अगला सवाल है कि पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से। हृदय में देखिए, हृदय में यहाँ पर पेस मेकर लगा रहता है जिसे कहा जाता है, देखिए जब मनुष्य में पहले से एसी रहता है तो क्या कहता है? एस ए नोड। ठीक ना, एस ए नोड, साइरोकॉनिकुलर नोड। परमानेंटली क्या करता है कि हमें मंद विद्युत धारा प्रवाहित करता है। हमारे हृदय में मंद विद्युत धारा प्रवाहित करता है जिसके कारण क्या होता है? हमारा हृदय धड़कता है। ठीक है, मंद विद्युत धारा प्रवाहित करेगा जिसके कारण विद्युत थी हमारा हृदय का होगा? धड़केगा। अगर मान के लिए काम करना बंद कर देता है तो इसी की जगह पर लगा दिया जाता है पेस मेकर। एक छोटा सा डिवाइस होता है, ठीक ना, जिसे क्या कहते हैं? पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर का संबंध का है? हृदय से। इसका काम का है इसमें थोड़ा थोड़ा झटका देना, विद्युत उत्पन्न करना, जिसके कारण क्या होता है? हृदय हमारा धड़कता है। ठीक है, पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से। कहाँ लगा रहता है? तो देखिए इधर लगा रहता है, दायां अलिंद में लगा रहता है। पेस मेकर कहाँ लगा रहता है? दायां अलिंद में लगा रहता है। अगला सवाल है कि ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का संबंध किससे है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का संबंध किससे है? हृदय से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का संबंध किससे है? हृदय से। अब देखिए इसमें लगा रहता है, अब यहाँ पर जो देखिएगा एक मशीन लगा रहता है। ठीक है, देखिए इसको नापने वाला एक मशीन लगा रहता है इस प्रकार से। और इसी पे देखिएगा एक ग्राफ चलता रहता है, ऊपर में जिस प्रकार से ग्राफ चला रहता है इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक ना, ईसीजी का संबंध किससे होता है? हृदय से होता है। ईसीजी का संबंध किससे होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इस प्रकार से ग्राफ को दर्शाता है। ईसीजी का संबंध किससे है? हृदय से है। ईसीजी का संबंध किससे है? हृदय से है। अगला सवाल है कि डायलिसिस का संबंध किससे है? तो डायलिसिस का संबंध है किडनी से। डायलिसिस का संबंध किससे है? किडनी से है। अगर हमारा किडनी काम करना बंद कर देता है, ठीक है, हमको डायलिसिस कराना पड़ता है। इसके कारण क्या होता है कि खून को रक्त जो हीमोडायलिसिस एक होता है, इसमें रक्त को क्या करता है? संपूर्ण शरीर से बाहर निकाल करके एक मशीन वाला प्रक्रिया किया जाता है। मशीन में क्या कहता है? रक्त को साफ करके फिर शरीर के अंदर डाला जाता है। शरीर से अंदर का होता है, नस के द्वारा रक्त जाता है मशीन में, फिर मशीन से हमारे शरीर के अंदर आ जाता है। तो डायलिसिस का संबंध किससे है? किडनी से। किडनी कहिए, गुर्दा कहिए, ठीक है, वृक्क कहिए, दोनों सब चीज एक है। अगला सवाल है कि छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है। छोटी आंत की लंबाई बड़ी किस में होती है? तो बकरी में होती है। क्यों? क्योंकि बकरी को सेलुलोज का पाचन करना होता है। किसका पाचन करना होता है? सेलुलोज। सेलुलोज किस में पाया जाता है? तो हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। जितना शाकाहारी जीव होते हैं वो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, घास खाते हैं, इसमें सेलुलोज की मात्रा होती है। तो सेलुलोज को पचाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। यही कारण है कि जितना शाकाहारी जीव होता है उसमें छोटी आंत की लंबाई क्या कर दी जाती है? बड़ी कर दी जाता है। इसके कारण भोजन का होता है आसानी से बढ़िया से पच जाए। ठीक है, तो कोई भी शाकाहारी आंसर ऑप्शन होता है तो शाकाहारी आंसर होता है, यानी कि बकरी। अगला सवाल है कि मानव का श्वसन अंग क्या है? मानव का श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा है। फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो यदि हम किसी प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रिनोजेन निकाल लेते हैं तो क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजेन रहित। फाइब्रिनोजेन रहित, रहित का मतलब वो रहेगा नहीं, रहित लग गया तो इसका मतलब वो है नहीं। तब फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा मतलब तो उस प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नहीं है, उसको क्या कहते हैं? तो सीरम कहते हैं। ठीक ना, तो जितना देखिएगा जांच किया जाता है, खून का जांच होता है, किसके द्वारा जांच किया जाता है? सीरम के जांच होता है। किसका जांच होता है? सीरम के। उसमें जो फाइब्रिनोजेन रहता है वो रक्त को थक्का बना देगा। यही जब फाइब्रिनोजेन क्या कर दिया जाता है? निकाल लिया जाता है। तो फाइब्रिनोजेन निकल जाएगा तो रक्त थक्का नहीं बनेगा, अब रक्त की आसानी से जांच किया जा सकता है। तो फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। जो रक्त का जांच होता है किसका जांच होता है? सीरम का जांच होता है। अगला सवाल देखेंगे, हृदय के वेशमों का सूचलन क्या कहलाता है? देखिए हृदय के वेशमों का सूचलन क्या कहलाता है?
तो शीतलन कहलाता है डायस्टोल, ठीक ना। हृदय के वेशमुख का शीतलन क्या कहलाता है? डायस्टोल। और संकुचन कहेगा तब, संकुचन, संकुचन कहेगा तो हो जाएगा सिस्टोल। संकुचन का हो जाएगा सिस्टोल, ठीक ना। हृदय के वेशमुख का संकुचन यानी सिकुड़ना क्या कहलाएगा? सिस्टोल। और फैलना यानी शिथिलन क्या कहलाएगा? डायस्टोल। तो देखिए इसमें भी दंती स है, इसमें भी दंती स है। स से संकुचन, स से सिस्टोल। और इसमें देखिए तालाबी स वाला में कौन हो जाएगा? डायस्टोल हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए इसमें दंती स है, इसमें भी दंती स है, तो संकुचन वाला हो जाएगा सिस्टोल, दंती स वाला दंती स वाला यानी संकुचन वाला सिस्टोल, ये वाला शीतलन से डायस्टोल, ठीक ना। तो बताइए हृदय के वेशमुख का संकुचन यानी सिकुड़ना क्या कहलाता है? सिस्टोल। हृदय के वेशमुख का शिथिलन यानी फैलना क्या कहलाता है? डायस्टोल। ऊपर होता है सिस्टोलिक प्रेशर, नीचे होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120। जब सिकुड़ेगा तो कितना की स्पीड से जाएगा? 120। और नीचे आएगा तो 80 के, तो 120 बटा में 80 mmHg होता है, mmHg। यानी सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो जाएगा? 120। और डायस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा 80 mmHg। सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg, ठीक है। मुझे समझ में आ गया होगा। संकुचन क्या कहलाएगा? सिस्टोल। शीतलन कहलाएगा डायस्टोल। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? शुद्ध रक्त को कहते हैं जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा रहता है तो क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त। जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा रहेगा क्या कहेंगे? शुद्ध रक्त। जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहता है क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त, ठीक ना। जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा रहेगा वो क्या कहेंगे? शुद्ध रक्त। जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहता है वो क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त, ठीक है। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? धमनी। कौन होता है? धमनी। तो जो धमनी जो होता है शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। धमनी किसका परिवहन करता है? शुद्ध रक्त के। जबकि सीरा अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। देखिए धमनी किसका परिवहन करेगा? धमनी जो होता है शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ऐसा रक्त शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कौन कहलाता है? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहे। और सीरा जो होता है अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। अशुद्ध रक्त कौन कहलाता है? जिसमें CO2 की मात्रा रहे, क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त। यही कहा रहता है, देखिए होता है फुफ्फुस धमनी, है ना। होता है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी में होता है अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। कैसा रक्त का होता है? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। अब फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा, फुफ्फुस सीरा में होता है शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, शुद्ध रक्त, याद रखिएगा, ठीक ना। धमनी में शुद्ध रक्त, सीरा में अशुद्ध रक्त। यही फुफ्फुस धमनी कहेगा तो अशुद्ध रक्त, फुफ्फुस सीरा कह दिया तो शुद्ध रक्त, ठीक है। एक उल्टा याद रखिएगा, ठीक है। धमनी में कहेगा तो शुद्ध रक्त, सीरा में अशुद्ध रक्त। फुफ्फुस धमनी में शुद्ध रक्त, फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त। जो हमारे जो शरीर जो नसें पाई जाती है, जो धमनी सीरा होता है केशिका, ठीक ना। धमनी में जाता है प्रेशर के साथ 120 की स्पीड से जाता है। सीरा से आता है 80 की स्पीड में आता है। तो जो हमारे शरीर में जो भी नस में जो सुई दिया जाता है वो हमेशा सीरा में दिया जाता है, क्योंकि सीरा में स्पीड कितना होता है? 80 mmHg होता है। जबकि धमनी में स्पीड कितना होता है? 120 mmHg। और जो धमनी जो होता है हमारे मांस के अंदर होता है, ठीक ना, गहराई में पाया जाता है। जबकि थोड़ा ऊपर कौन पाया जाता है? सीरा पाया जाता है। तो हमेशा सुई किस में दिया जाता है? सीरा में दिया जाता है। अगला देखिए, रेजिन किस पौधे का औषधि पदार्थ है? तो रेजिन जो होता है चीड़ का औषधि पदार्थ है। रेजिन किसका औषधि पदार्थ है? चीड़ के पौधे का औषधि पदार्थ है। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट माने पेड़ पौधा का जो अपशिष्ट है, जो पेड़ पदार्थ है, कहाँ संचित रहते हैं? पत्तियों में भी रहते हैं, छाल में रहते हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में पाए जाते हैं। इनमें से सभी में पाए जाते हैं, ठीक ना। अगला सवाल आपका है कि मानव हृदय के किस वेश में से रक्त पूरे शरीर में पंप करता है? किस वेश में से पूरा शरीर पंप करता है? देखिए अभी तुरंत बताए हैं। जो आपका हृदय है, जो हृदय है, हृदय का ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं बायां अलिंद, ठीक ना। ये वाला जो है क्या कहते हैं? बायां अलिंद। बायां अलिंद की दीवारें क्या होती है? काफी मोटी होती है। यहीं से हमारा जो रक्त होता है संपूर्ण शरीर में पंप कर जाता है, संपूर्ण शरीर में। यहाँ से जो रक्त हो जाता है एकदम शुद्ध रक्त हमारे संपूर्ण शरीर में पंप कर जाता है। तो यही कह रहा है कि मानव हृदय के किस वेश में से
रक्त पूरे शरीर में पंप करता है? तो बायां अलिंद से, सॉरी बायां निलय से, आराम से बायां निलय से। नीचे वाला के निलय कहते हैं, ऊपर वाला के अलिंद कहते हैं। ऊपर वाला का अलिंद, नीचे वाला निलय। नी से नीचे, नी से निलय। तो नीचे वाला का लगा निलय, कौन निलय से जाता है? बायां निलय से जाता है। अब बायां निलय की दीवारें क्या होती है? सबसे मोटी होती है। जो पेसमेकर होता है कहाँ पाया जाता है? बायां अलिंद में पाया जाता है। ठीक है, कि मानव हृदय का कौन सा वेश मोटी होती है? मानव हृदय का कौन सा वेश मोटी होती है? तो बायां नीलय। कौन सा? बायां नीलय। ऑप्शन नंबर 3। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में। ठीक है, ओके, सही प्रश्न सोल्यूशन आप लोग देख लें। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। जहाँ कहीं आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।